प्रस्तावना किसी भी दस्तावेज का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, यानी कि उसका एक परिचयात्मक वाक्य होता है। इसके साथ ही प्रस्तावना उस दस्तावेज के उद्देश्य, मूल्य और सिद्धांतों और दर्शन को बताती है। हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस के संविधान को जाने के फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस विषय में बात करूंगी। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, जाना भी होगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। आज इसके एक एक शब्द का मतलब भी समझिए अपने संविधान की प्रस्तावना को। तो सबसे पहले ये प्रस्तावना क्या है? तो जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, इसको हमारे संविधान की शुरुआत माना जा सकता है। इसमें देश के नागरिकों का मार्गदर्शन करने के लिए आदर्श को समझाया गया है। तो आइए समझते हैं हम अपने देश की प्रस्तावना को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, ये कैसे संविधान का हिस्सा बनी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था और आप सभी को पता भी होगा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, और जो कि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया था, और उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम वापस जाते हैं इसके इतिहास को जानने। तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका या प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि कैसे संविधान बनाया जाए। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि ये संविधान कहाँ से ली गई है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है, और जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये एग्जाम में भी इस तरीके के सवाल आते हैं, दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो जब कहाँ से ली गई है तो इसका जवाब है अमेरिका से ली गई है, और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब हम समझेंगे कि जो प्रस्तावना है वो किन 4 चीजों पर फोकस करती है। नंबर 1, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का स्रोत। नंबर 2, नेचर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्य, और नंबर 4, इसको अपनाने की तिथि। और अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना और समझते हैं इसके हर एक शब्द को। और एक सवाल ये भी आता है कि प्रस्तावना शुरू कहाँ होती है और खत्म कहाँ होती है। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग पर, और जो खत्म होती है वो है कि 26 नवंबर को इसको अधिनियम में अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पे खत्म होती है। और अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के एक एक शब्दों को। जैसा मैंने बताया, शुरू होती है हम भारत के लोग। तो जो हम भारत के लोग है शब्द, इसको हम समझते हैं कि जैसे मैंने अभी बात करी कि सोर्स की, तो ये जो हमारी प्रस्तावना का, ये संविधान का जो सोर्स है वो हम भारत के लोग हैं। यानी कि ये संविधान किसी बाहरी देश के द्वारा या किसी अन्य शक्तियों के द्वारा हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, जबकि इस देश के लोगों ने मिलकर ही इस संविधान को बनाया है। अब आप कहेंगे देश के लोग कौन? तो देश के वो लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इसमें बहुत सुंदर शब्द हम भारत के लोग का इस्तेमाल किया गया है, हम भारत के नागरिक का नहीं। यानी कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का ये संविधान प्रतिनिधित्व करता है। अब जो अगला शब्द है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी जो प्रभुत्व संपन्न शब्द है, इसका मतलब ये है कि अब भारत किसी भी देश का गुलाम नहीं है। अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी उनके मामले हैं उसके निर्णय लेने में वह स्वतंत्र है, और किसी बाहरी शक्तियों के उसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। समाजवादी, तो समाजवादी शब्द है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर ये शब्द लिया गया है, जिसका मतलब है, समाजवादी का मतलब है कि ये समाजवादी समानता की बात करता है, जिसमें हर वर्ग को बराबरी के अधिकार मिले। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म। अब हमारे संविधान में सेकुलरिज्म को बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कतई कि कोई किसी धर्म को जिसका ये मतलब है कि
एक राज्य का यानी एक देश का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पे रहने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के धर्म को अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। याद रखिए, इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी एक धर्म के अंदर जितने भी तरीके के पंथ हैं उन सब के बारे में बात करी गई है। और जो अगला शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। तो मैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य दोनों का मतलब एक ही साथ बताऊंगी। तो पहले देखते हैं लोकतंत्रात्मक क्या कहता है कि यानी भारत में जो शासन है वो पूरी तरीके से एक संवैधानिक ढांचे में तैयार किया गया हुआ शासन है। यानी कि जो शासन चलाने वाले हैं वो भारत के लोगों द्वारा अपनी उनकी इच्छा से चुने जाते हैं, वो वोट देकर उनको चुन के आगे ले जाते हैं। अब हम समझते हैं गणराज्य को। तो गणराज्य शब्द क्या है आपने, यानी कि भारत में जो, इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि भारत में दो जो प्रमुख पद हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और इन दोनों पदों का जो चुनाव होता है उसमें जो प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं वो प्रतिनिधि का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यानी कि आपने सुपर 30 में एक डायलॉग सुना होगा कि राजा का बेटा राजा, वो है मोनार्की यानी राजतंत्र, यानी कि एक वंशानुगत आधार पे सत्ता मिलती चली जाती है। लेकिन जो गणराज्य शब्द है उसमें सत्ता का हस्तांतरण इस राजतांत्रिक व्यवस्था की तरह ना होके जनता के द्वारा किया जाता है, कुछ निश्चित समय के द्वारा किया जाता है। यानी जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं दोनों का चुनाव जनता के द्वारा होता है और एक निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है। और भारत का कोई भी नागरिक इन दोनों पदों का दावेदार है। सीधे शब्दों में समझेंगे इसका मतलब कि जो ये व्यवस्था है उसमें जो प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि किसी वंशानुगत आधार पर। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए ये जो पहला पोर्शन था ये था एक देश का सपना, यानी कि हम कैसा अपना देश चाहते हैं। अब हम अगर ऐसा देश चाहते हैं तो अपने देश में रहने वाले लोगों को हम क्या देने का वादा करते हैं, अगली जो कुछ लाइनें हैं वो ये बताती हैं। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो सबसे पहले हम न्याय की बात करते हैं, वो भी कैसा न्याय, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय। यानी कि सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति को बराबरी रहे, राजनीतिक रूप से वो कहीं पे भी किसी को भी अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, 18 वर्ष के ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार है। और साथ में आर्थिक न्याय, यानी कि जो धन है वो किसी एक लोगों के पास ना रह के वो समाज में सभी के पास रहे, यानी कि आर्थिक रूप से सभी संपन्न रहे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जो अगला उद्देश्य या मूल्य है वो है स्वतंत्रता। और कैसी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि हम अपने विचार रख सकते हैं, हमें जो कुछ बात करनी है हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम किस धर्म में विश्वास करते हैं उस धर्म को हम अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सब के बारे में बहुत विस्तार से हमारे फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है, जिसको कि मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। अब देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि ऐसी समता या समानता की बात करता है जिसमें सभी को बराबरी के अवसर मिले और सभी आगे बढ़ सके। अब देखते हैं अगला उद्देश्य क्या कहता है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। अब हम इस लाइन को समझेंगे। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब क्या है कि भारत में एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे कल्चर के लोग और बहुत सारे तरीके की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यानी उन सब में एकता और अखंडता बनी रहे, ये शब्द उसकी बात करता है। अब एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। अब ये जो चौथा उद्देश्य है बंधुता, यानी कि जैसे मैंने बात करी कि इन सभी विविधताओं का सम्मान हो, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें और आपस में भाईचारा बना रहे, उसकी बात ये करता है। यानी कि 4 उद्देश्य हैं, न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। अब देखिए आगे क्या कहता है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 26 नवंबर को ये संविधान बनकर तैयार हुआ और पूरे देश को सौंप दिया गया। तो ये थी हमारी इतनी खूबसूरत सी प्रस्तावना। अब हम इसको हम और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले ये सवाल आता है, क्योंकि ये किसी भी चैप्टर को शुरू होने से पहले है प्रस्तावना, तो ये संविधान का हिस्सा है या नहीं। अब हम इसको समझते हैं कि जो बेरूबेरी यूनियन केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके बाद लेकिन जो केशवानंद भारती केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। तो यानी इस सवाल का जवाब है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अब क्या प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है या संशोधन हो सकता है? तो अभी जो मैंने पूरी प्रस्तावना आपको बताई, तो 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तब उसमें ये जो 3 नए शब्द हैं वो जोड़े गए थे, जो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जब संविधान बना था तब ये 3 शब्द नहीं थे, ये 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए हैं, तो इसका संशोधन भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संशोधन तो हो सकता है लेकिन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ये जो 3 शब्द जोड़े गए इसने हमारी प्रस्तावना को और रिच किया है और स्ट्रॉन्ग किया है और किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया है। तो है ना हमारी प्रस्तावना कितनी सुंदर, कितनी खास, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से अन्य देशों की तरह बहुत सारे देश में इसमें भगवान का नाम या फिर इतिहास का जिक्र किया गया है, लेकिन हमारी प्रस्तावना में इस प्रकार का कोई बोझ नहीं डाला गया। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम या इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें हमारे संविधान में या प्रस्तावना में पूरी तरीके से लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो किस तरीके से अपना धर्म चुने, कैसे उसको अपनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें या प्रचार प्रसार करें। ये नागरिकों को या लोगों को यहाँ पे ये अधिकार दिया गया है। इसलिए जो हमारी प्रस्तावना है वो बाकी देशों की प्रस्तावना से बहुत अलग है, बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ही हमारी प्रस्तावना ये बताती है कि एक राष्ट्र की एकता खाली एक समूह एकजुट रहे उससे संभव नहीं हो सकती है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपना गरिमामय जीवन जी सके उसका वादा करती है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाए वो बताती है। एक जो हमारी उद्देश्य है वो एक तरीके से लिबर्टी का चार्टर है और ये बहुत ही प्रगतिशील संरचना है जो कि सभी से अलग बनाती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको शेयर करिए, साझा करिए, लाइक करिए और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इंतजार करिए मेरे अगले एपिसोड का। तब तक अपना ध्यान रखिए।